आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन बेहद गहरे शब्द पर गौर करने वाले हैं। मूल्य। यानी वैल्यू। हाँ, वैल्यू। और इसके लिए हमारे पास महेंद्र भैया के एक व्याख्यान के कुछ अंश हैं जो श्रद्धेय ए नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन पर आधारित हैं। और इस पूरी बातचीत का आधार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। स्रोत कहता है प्रत्येक इकाई में निहित मौलिकता ही मूल्य है। प्रत्येक इकाई में निहित मौलिकता ही मूल्य है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी चीज की असली कीमत उसकी अपनी खासियत में है, उसकी यूनिकनेस में। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्शन मौलिकता को कैसे देखता है। और ये समझ हमारी अपनी पहचान, हमारे परिवार और पूरे समाज को देखने का हमारा नजरिया कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो अगर मूल्य का मतलब मौलिकता है या यूनिकनेस, तो हम आमतौर पर खुद को मौलिक साबित करने के लिए क्या-क्या नहीं करते। अरे बिल्कुल, एक होड़ सी लगी है हर तरफ। हाँ, सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक। और स्रोत भी यही कहता है कि हम अक्सर अपनी मौलिकता दूसरों से अलग दिखने में खोजते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे सबसे अलग हेयर स्टाइल, सबसे महंगे कपड़े। या कोई खास गाड़ी खरीदना ताकि सब मुड़कर देखें। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि हम जो पेशा चुनते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई कलाकार, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही चाहत होती है। हाँ, कि देखो मैं कितना खास हूँ। और ये सिर्फ बाहरी चीजों तक ही नहीं है। स्रोत में तो इस बात का भी जिक्र है कि हम अपनी जाति, धर्म, भाषा, हाँ, और अपने देश के आधार पर भी अपनी पहचान बनाते हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा है या हमारी संस्कृति सबसे महान है। सही बात है। ये भी तो खुद को दूसरों से अलग और यूनिक बताने का ही एक तरीका हुआ। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर यह दर्शन एक बहुत बड़ी भूल की तरफ इशारा करता है। क्या? वो कहता है कि दूसरे मनुष्यों से खुद को अलग साबित करके मौलिकता खोजना, ये मूल्य का रास्ता नहीं है। तो फिर क्या है? ये टकराव और बंटवारे का रास्ता है। मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। सही बात है। आज आप एक चीज में यूनिक हैं, कल कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो हम असल में गलत जगह पर अपनी कीमत तलाश रहे हैं। अगर ये सब हमारा प्रोफेशन, हमारी जाति, हमारे कपड़े असली मौलिकता नहीं है, तो फिर हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि स्रोत के अनुसार असली मौलिकता है क्या? हम कहाँ गलत देख रहे हैं? और यहीं पर ये दर्शन सोच में एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव रखता है। अच्छा? वो कहता है कि असली मानवीय मौलिकता दूसरे मनुष्यों से अलग होने में नहीं है, तो फिर? बल्कि जानवरों से, यानी जीव अवस्था से अलग होने में है। यही वो बुनियादी बात है जो हमें समझनी है। एक मिनट, ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब हमें अपनी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं बल्कि जानवरों से करनी चाहिए। एक तरह से हाँ। ये अंतर है क्या? हम जानवरों से मौलिक रूप से अलग कैसे हैं? इसे समझने के लिए स्रोत हमें प्रकृति की 4 अवस्थाओं को देखने के लिए कहता है। 4 अवस्थाएं? हाँ, पहली है पदार्थ अवस्था, मतलब जिसमें सिर्फ होना है, जैसे मिट्टी, पत्थर। ठीक है, इनमें कोई विकास या सांस नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी है प्राण अवस्था, जिसमें होने के साथ साथ विकास भी है, जैसे पेड़ पौधे। ये बढ़ते हैं लेकिन इनमें जीने की कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, पदार्थ और प्राण अवस्था समझ गया। आगे क्या है? तीसरी है जीव अवस्था, यानी जानवर। इनमें होना भी है, विकास भी है और साथ में जीने की आशा भी जुड़ जाती है। जीने की आशा मतलब सर्वाइवल। हाँ, बस किसी तरह जिंदा रहना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं। और चौथी और सबसे विकसित अवस्था है ज्ञान अवस्था, यानी हम मानव। ठीक है। अब देखिए, दर्शन कहता है कि पहली 3 अवस्थाएं प्रकृति के साथ पूरे संतुलन में है। पत्थर अपना काम कर रहा है, पेड़ अपना, जानवर भी प्रकृति के नियम में जी रहे हैं। और इंसान? केवल मनुष्य ही है जो असंतुलन पैदा कर रहा है। और ऐसा क्यों है? हम सबसे विकसित होकर भी असंतुलन क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी असली मौलिकता को भूलकर जानवरों की मौलिकता के आधार पर जी रहे हैं। जानवरों की मौलिकता? वो तो जीने की आशा थी। बिल्कुल, सिर्फ सर्वाइवल, पेट भरना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और अपनी सुरक्षा करना। और मानव की मौलिकता? वो है सुख से जीने की आशा। सुख से जीने की आशा? हाँ, सिर्फ जिंदा रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सुख से, चैन से, खुशी से जीना चाहते हैं। हमारा मूल धर्म निरंतर सुख है,
सिर्फ पेट भरना नहीं। जब हम सुख से जीने की आशा की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब खुशी या मजा है, या ये दर्शन सुख को किसी और तरह से परिभाषित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि सर्वाइवल तो हमें समझ आता है, रोटी कपड़ा मकान, पर ये निरंतर सुख क्या है? यहाँ सुख का मतलब वो क्षणिक मजा या प्लेजर नहीं है। जैसे आइसक्रीम खाने से मिला सुख थोड़ी देर में खत्म हो जाता है ना। हाँ। यहाँ सुख का मतलब है एक स्थायी अवस्था जो समझ पर आधारित है। जब हम अपने होने का मतलब, प्रकृति के साथ अपने संबंध को और दूसरे इंसानों के साथ अपने रिश्ते को सही सही समझ लेते हैं, तब जो एक सामंजस्य और समाधान की स्थिति बनती है, वही निरंतर सुख है। अच्छा, मतलब ये बाहर से नहीं अंदर की समझ से आता है। बिल्कुल। वाओ। स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है कि चींटियों का कुल वजन यानी बायोमास धरती पर मौजूद सभी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। पर चींटी भूखी नहीं है, मनुष्य भूखा है। ये बात शायद इसी तरफ इशारा करती है। आपने उस उदाहरण को एकदम सही जगह पर जोड़ा। चींटी अपने मौलिकता के हिसाब से जी रही है, इसलिए प्रकृति में उसके लिए पर्याप्त भोजन है। और इंसान? लेकिन मनुष्य अपनी मौलिकता यानी सुखपूर्वक जीना भूलकर सिर्फ जीने की आशा यानी सर्वाइवल की होड़ में लग गया है। जो कि जानवरों का गुण है। हाँ, और जब 8 अरब लोग जानवरों की तरह सिर्फ जमा करने और छीनने में लग जाएंगे, तो भूख, गरीबी और असंतुलन पैदा होना तय है। सही बात है। सुख के आधार पर जीने वाला मनुष्य तो सबके पेट भरने का सोचेगा, क्योंकि उसकी पहचान हम सब एक है पर टिकी होगी। ठीक है, मैं इस दार्शनिक विचार को समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये ऊंची लगने वाली बात हमारे रोजमर्रा के जीवन को, खासकर हमारे परिवार को कैसे प्रभावित करती है? स्रोत परिवार को वो पहली पाठशाला, वो नर्सरी बताता है जहां मानवीय मौलिकता पोषित होती है। अच्छा। लेकिन आज हम अपने परिवार गलत नींव पर बना रहे हैं। हम धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, धन और यहाँ तक कि रूप रंग के आधार पर रिश्ते जोड़ रहे हैं। ये तो सच है। आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट देख लीजिए, सबसे पहले यही फिल्टर होते हैं। हाँ, लड़का किस जाति का है, लड़की कितनी गोरी है, कमाई कितनी है, स्वभाव और समझ की बात तो बहुत बाद में आती है, अगर आती भी है तो। और इसका नतीजा क्या होता है? ऐसी बंटवारे वाली धारणाओं पर बना परिवार कभी भी सुखी और सामंजस्यपूर्ण नहीं हो सकता। स्रोत के अनुसार जब परिवार खराब नींव पर खड़ा होता है तो वो एक समुदाय बनाता है। समुदाय? हाँ, जैसे एक जाति का समुदाय, एक धर्म का समुदाय, और अलग अलग पहचान वाले समुदाय हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष अंत में युद्ध तक जाता है। दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि युद्ध के बीच असल में परिवार के खाने की मेज पर ही बोए जाते हैं। खाने की मेज पर? कैसे? जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम उनसे अलग हैं या हम उनसे बेहतर हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब वैश्विक समस्याओं की जड़ हमारे अपने घरों में है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि नेता या सरकारें दुनिया बदलेंगी, लेकिन स्रोत कह रहा है कि बदलाव की असली जमीन तो परिवार है। बिल्कुल, परिवार को कम नहीं आंकना चाहिए। सारे बदलाव की बुनियाद परिवार ही है। स्रोत में जानवरों के परिवार का भी उदाहरण दिया गया है। अच्छा। जैसे कुत्ते कुछ समय तक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर सब अलग हो जाते हैं। उनमें जीवन भर का संबंध नहीं होता। हाँ, सही है। लेकिन मनुष्य ही है जो जन्म से मृत्यु तक संबंध बनाता है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, इन्हीं संबंधों को समझदारी से निभाना मानव की असली मौलिकता है, ना कि जानवरों की तरह कुछ समय बाद अलग हो जाना। तो फिर इसका विकल्प क्या है? मानवीय मौलिकता पर आधारित एक परिवार कैसा दिखेगा? उसकी नींव किन बातों पर रखी जाएगी? ऐसा परिवार 3 बुनियादी विचारों को पोषित करेगा, उन्हें अपने बच्चों की रग रग में उतारेगा। ठीक है, क्या है वो? पहला, मानव जाति एक है, कोई ऊंच नीच, कोई भेद नहीं। ठीक है। दूसरा, मानव का धर्म एक है और वो है निरंतर सुख की खोज, यानी समझदारी से जीना। और तीसरा? ये पूरी धरती एक अखंड राष्ट्र है। थोड़ा रुकना होगा, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हम तो देशभक्ति को एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं। क्या स्रोत ये कह रहा है कि खुद को भारतीय, अमेरिकी या चीनी मानना भी एक सुखी पारिवारिक जीवन में बाधा है? ये बात तो बहुतों को स्वीकार करना मुश्किल होगा। मैं समझ सकती हूँ कि ये विचार कितना क्रांतिकारी लग सकता है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि आप जिस जगह रहते हैं उससे प्यार ना करें। तो फिर? लेकिन वो क्षेत्रीय पहचान और मानवीय पहचान में फर्क करता है।
उसका तर्क है कि ये जो अपनी टेरिटरी या इलाके को लेकर आक्रामक होना है, ये जानवरों का गुण है। अच्छा। जानवर अपने इलाके के लिए लड़ते हैं, लेकिन मानव की चेतना इतनी विकसित है कि वो पूरी धरती को अपना घर मान सकता है। जब एक परिवार में ये सिखाया जाता है कि हम भारतीय हैं और वो पाकिस्तानी दुश्मन हैं, तो उस परिवार में द्वेष पल रहा है, और वो द्वेष घर के सदस्यों के आपसी संबंधों में भी झलकेगा। वाह। पति पत्नी इसलिए सुख से नहीं जी पा रहे क्योंकि वो खुद को पहले भारतीय या अमेरिकी मान रहे हैं और मानव बाद में। मतलब ये कि हमारी छोटी पहचानें हमारी बड़ी और असली पहचान यानी मानव होने पर हावी हो गई हैं। बिल्कुल। और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक ना परिवार में सुख होगा न दुनिया में शांति। एकदम सही। इस समझ को पोषित करने वाले परिवार समुदाय नहीं बनाते जो हम और वो में बटे हों। तो वो क्या बनाते हैं? वे एक अखंड समाज की नींव रखते हैं जहां कोई पराया नहीं है। वे एक सार्वभौम व्यवस्था का सपना देखते हैं जो सबके लिए हो। असल में दुनिया के एक होने की शुरुआत परिवार के अंदर की इस सोच से होती है। और यही मानवीय मूल्य की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। हाँ। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से मूल्य की अवधारणा ही सिर के बल खड़ी हो जाती है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब मूल्य का मतलब दूसरों से बेहतर या अलग होना नहीं है, बल्कि अपनी उस सामूहिक मानवीय मौलिकता को पहचानना है जो हमें जानवरों से अलग करती है और हमें एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाती है। एकदम सही सारांश है। और ये रास्ता अपनी पहचान को फिर से जांचने से शुरू होता है। हर किसी को खुद से पूछना होगा, क्या मैं जानवरों की तरह सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहा हूं या मैं अपने असली मानव धर्म यानी निरंतर सुख और समझ की तलाश में हूं। और ये आत्मनिरीक्षण परिवार के अंदर से ही शुरू होता है। बिल्कुल। ये तो शिक्षा के उद्देश्य को भी एक नया आयाम देता है। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा का असल मकसद सिर्फ किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का कौशल देना नहीं है, बल्कि मूल्य शिक्षा देना है, हमारी अपनी असली मौलिकता की शिक्षा देना। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल छोड़ जाती है। क्या? अगर वैश्विक शांति और पर्यावरण के संतुलन की चाबी हमारे अपने परिवार की नींव को बदलने में है, उससे बंटवारे से निकालकर एकता की ओर ले जाने में है, तो कोई भी व्यक्ति इस बदलाव को हकीकत में लाने के लिए अपने घर के अंदर पहला ठोस कदम क्या उठा सकता है? इस पर सोचने से पहले शायद एक उदाहरण मददगार हो सकता है। जरूर। मान लीजिए अगली बार जब आपका बच्चा स्कूल से आकर कहे कि मेरा नया दोस्त दूसरे धर्म का है, तो आपका जवाब सिर्फ कोई बात नहीं से बदलकर ये हो सकता है, क्या? अरे वाह, देखना तुम दोनों में कितनी सारी बातें एक जैसी होंगी, क्योंकि तुम दोनों सबसे पहले इंसान हो। धर्म तो बस एक भारी बात है। ये एक छोटा सा संवाद है, लेकिन ये बंटवारे की जगह एकता की नींव रखता है। तो सवाल यही है कि ऐसा पहला कदम आपकी अपनी जिंदगी में क्या हो सकता है?